नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हिंदी पेडागोजी के हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 150 प्रश्न आपको वन लाइनर मिलेंगे, यानी कि 300 प्रश्न अपलोड हम पहले कर चुके हैं। 150 यानी 450 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर आप दोनों वीडियो की लिंक यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप उन वीडियो पर पहुँच जाएंगे। तो पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। आज आपको यहाँ पर शिक्षण विधियों से संबंधित 150 प्रश्न मिलने वाले हैं। वन लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। हर वीडियो में हम आपको बोलते हैं आपको क्या करना है। शुरुआत में सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करना है, और जो भी वीडियो ये देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों कार्य आपको फटाफट कर लेने हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली। यहाँ पर देखिए, आपको देखना क्या है कि किस स्तर पर पूछा गया है। कभी कभी प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता है, कभी उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन से स्तर पर पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। यहाँ पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली के बारे में पूछा गया है, तो आपका गीत व अभिनय प्रणाली सही होगा। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली होगी वो गीत व अभिनय प्रणाली होगी। अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द लिखना एवं अभ्यास करना सीखता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। वह विधि कौन सी है? तो वो जैक टोक विधि है। इसमें जो अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्द हैं उनका अनुकरण करता है बालक, उन शब्दों को लिखता है, फिर अभ्यास करना सीखता है। तो यह विधि कौन सी है? जैक टोक विधि है, और यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि। यहाँ पर देखिए, वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि के बारे में पूछा गया है, तो शब्दार्थ प्रणाली आपका राइट आंसर होगा। चौथा और पांचवा प्रश्न आप देखेंगे आगमन विधि पर आधारित है। किसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा, आगमन विधि को विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, इसके पश्चात उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं, तो वो है आगमन विधि। आगमन विधि के अपोजिट कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। उसमें नियम पहले बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, पहले उदाहरण बाद में नियम, आगमन विधि होगा। पहले नियम बाद में उदाहरण, वो निगमन विधि होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो विषय वस्तु होती है उससे संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं सबसे पहले, और उसके पश्चात नियम स्थापित किए जाते हैं। तो वो कौन सी विधि होगी? आगमन विधि होगी। चलिए देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी शिक्षण विधि है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कार्य करती है, मूर्त से अमूर्त की ओर भी कार्य करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर भी कार्य करती है आगमन विधि। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द ही पद्य है। पद्य शिक्षण विधि की यह परिभाषा दी है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये आचार्य जगन्नाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है। वाचन के मुख्य रूप से कितने भेद? यहाँ पर वाचन लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। वाचन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, कितने भेद होंगे? 2। कौन कौन से? पहला है स्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। याद रखिएगा, वाचन के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर वाचन और मौन वाचन। चलिए, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? यहाँ पर आपको बताना है जो गृह कार्य है उसका मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इसलिए गृह कार्य का मूल्यांकन आवश्यक है। 10वां प्रश्न है प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो ये अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। याद रखिएगा, कौन सी भाषा में किया गया था? अंग्रेजी भाषा में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि किन कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी है? जो प्रत्यक्ष विधि है ये किन कक्षाओं हेतु उपयोगी है? तो ये प्राथमिक कक्षाओं हेतु उपयोगी है अत्यधिक प्रत्यक्ष विधि।
किस विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्वात विधि के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर देखिए प्रश्न काफी अच्छा है। किस विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि और निर्वात विधि के नाम से जाना जाता है? तो वो है प्रत्यक्ष विधि। इसको इन सभी नामों से जाना जाता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए पूछा गया है कि कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो वो है प्रश्नोत्तर विधि। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि कहा जाता है? यहाँ पर देखिए व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि आगमन विधि को कहा जाता है। चलिए 15वां प्रश्न है मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो वह है खेल पद्धति। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु खेल पद्धति को अपनाएंगे। चलिए कौशलात्मक उद्देश्य, यहाँ पर देखिए कौशलात्मक का आपको उद्देश्य बताना है क्या है? यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना, ये कौशलात्मक उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? देखिए यहाँ पर भाषा शिक्षण में मूल कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लिखना, बोलना, सुनना और पढ़ना, ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। इसमें आपको बताना है कि सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो वो है लिखने का। सबसे अंत में पूछा गया है तो लिखना हमारा राइट आंसर होगा। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? यहाँ पर देखिए माध्यमिक कक्षाओं के बारे में पूछा गया है कि इसमें व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? तो इसमें व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए। माध्यमिक कक्षाओं में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान होगा। चलिए आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना का मूल आधार होता है। जो प्रस्तावना, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं उसके पहले प्रस्तावना दिया होता है, उस पाठ का सारा सार हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पूर्व ज्ञान होगा। वह विधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापन की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती हैं? तो ये कहलाती है पर्यवेक्षक अध्ययन विधि। याद रखिएगा, वहाँ विधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन का कार्य है वो अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं, वहाँ कौन सी विधि कहलाएगी? पर्यवेक्षक अध्ययन विधि। चलिए जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं? याद रखिएगा, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। चलिए कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? वहाँ कौन सी विधि है जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई? ये प्राचीन विधि भी है। याद रखिएगा, सूत्र विधि के बारे में जो सूत्र विधि है ये प्राचीन विधि भी इसको कहा जाता है। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? तो वो है सूत्र विधि। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। तो दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या पूछी गई है तो वो 1 से अधिक होगी। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या। अध्यापक दैनिक पाठ योजना का किस विधि से निर्माण करता है? तो वो है इकाई विधि। याद रखिएगा, अध्यापक दैनिक पाठ योजना का इकाई विधि से निर्माण करता है। इकाई विधि कार्य करती है, जो इकाई विधि है वो पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। याद रखिएगा, इकाई विधि के बारे में पूछे कि किस प्रकार कार्य करती है तो ये पूर्ण से अंश की ओर कार्य करती है। इकाई विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब यदि सिद्धांत पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ये समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इकाई विधि समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। वहाँ कौन सा वाचन है? यहाँ पर वाचन लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। वहाँ कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ कौन सा वाचन है जो तो गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं होता है? वो कौन सा वाचन है? तो वो है मौन वाचन। याद रखिएगा, मौन वाचन आपका राइट आंसर होगा। चलिए इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान को एक सूत्र में पिरोना है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया इकाई का? तो यहाँ कथन दिया गया था डॉक्टर माथुर के अनुसार। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। तो ये जो भाषा संसर्ग विधि है ये व्याकरण में उपयोगी है। याद रखिएगा, भाषा संसर्ग विधि व्याकरण में उपयोगी है।
बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो ये प्रस्तावना से, प्रस्तावना देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि उसको क्या पढ़ना है। बालक को प्रस्तावना सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है तो वो है ध्वनि साम्य विधि। जिस विधि में जैसे कि राम, आम, काम, श्याम यानी कि एक समान शब्दों का उच्चारण होता है तो वो सिखाने वाली विधि कौन सी होगी? वो ध्वनि साम्य विधि होगी। शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है तो ये सूक्ष्म शिक्षण की, याद रखिएगा, शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है तो वो किसको मिलता है? शिक्षकों को। याद रखिएगा, पाठ योजना निर्माण का जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो शिक्षकों को मिलता है। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि कौन सी? इस विधि के बारे में पूछा गया है तो ये समवाय विधि होगी। याद रखिएगा, समवाय विधि आपका राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक आपको बताना है तो ये B.S. ब्लूम सही आंसर होगा। एक शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हें शब्दों का उच्चारण करते हैं। यहाँ विधि कौन सी? यहाँ पर देखिए, पहले शिक्षक उच्चारण करता है उसके बाद में छात्र उच्चारण करते हैं तो यहाँ विधि कौन सी होगी? अनुकरण, यानी कि अनुकरण कर रहे हैं, शिक्षक की नकल कर रहे हैं, उनके द्वारा जो बताया गया उच्चारण है उनको दोहरा रहे हैं तो इस विधि को क्या कहेंगे? अनुकरण विधि कहेंगे। चलिए, पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। याद रखिएगा, पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र पर आधारित है। समस्या विधि निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान करना आवश्यक है। यह परिभाषा है। परिभाषा के बारे में पूछा गया है तो किसकी है? ये वुड के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा किस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं? यह कौन सी विधि है? विधि के बारे में पूछा गया है तो यह डाल्टन विधि है। याद रखिएगा, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा डाल्टन विधि में रचना को पूर्ण करते हैं तो डाल्टन विधि आपका राइट आंसर होगा। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक, यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा डेजी मोरविन। डेजी मोरविन पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक है। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो वो है व्याकरण अनुवाद विधि। याद रखिएगा, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः जो अनुवाद किया जाता है वो व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। देखो और लिखो शिक्षण विधि में प्रयुक्त करते हैं तो निबंध रचना में। याद रखिएगा, जो देखो और लिखो शिक्षण विधि है ये किसमें प्रयुक्त करते हैं? तो ये निबंध रचना में प्रयुक्त करते हैं। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है तो वो स्पष्टीकरण विधि है। याद रखिए, गद्य शिक्षण की एक प्रभावशाली विधि के बारे में पूछा गया है, शिक्षण विधि के बारे में पूछा गया है तो स्पष्टीकरण आपका राइट आंसर होगा। स्पष्टीकरण विधि आपका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? यहाँ पर देखिए, पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है तो वो है 12 मिनट का। 12 मिनट आपका राइट आंसर होगा। यहाँ व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की यहाँ परिभाषा दी है, किसके द्वारा दी गई है? तो ये D.L. कुक के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, यहाँ परिभाषा D.L. कुक के द्वारा दी गई परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? आपको पता है 5 से 10 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट का होता है। किस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है निगमन विधि। याद रखिएगा, इस विधि को सूत्र प्रणाली और संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि में केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर देखिए, आगमन विधि के बारे में पूछे तो उसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो छात्र होता है और निगमन विधि में केंद्र बिंदु पूछे तो वो है शिक्षक। याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगमन विधि में केंद्र बिंदु छात्र होता है और निगमन विधि में केंद्र बिंदु एक शिक्षक होता है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
छात्रों का अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है वहाँ विधि। यहाँ पर विधि के बारे में पूछा गया है। इस प्रकार का प्रश्न आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ आंसर आपका आगमन विधि था और यहाँ पर क्या आएगा, आपका निगमन विधि आएगा। नियम से उदाहरण की ओर कौन सा सिद्धांत या फिर कौन सी विधि कार्य करती है, तो वो है निगमन विधि। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ योजना के नवीन उपागम प्रस्तुत किए गए थे। कब किए गए थे, तो ये 1964 को किए गए थे। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। पाठ योजना की यहाँ जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये डेविस के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रोजेक्ट एक वहाँ उद्देश्य कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यहाँ प्रयोजन विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, कि प्रयोजन विधि की परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये किलपेट्रिक के द्वारा दी गई परिभाषा है। इकाई की समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता ग्रुप प्रकट करती है। इकाई विधि की यहाँ परिभाषा है, ये इकाई विधि की परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये मॉरिसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। किस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ पर देखिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कौन सी विधि में कराया जाएगा, तो वो है व्याकरण विधि में। याद रखिएगा, इकाई विधि के सोपान है। आपको पता होगा इकाई विधि के जो 5 सोपान है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो वो हर्बर्ट के द्वारा दिए गए हैं। कौन कौन से 5 सोपान हैं, पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन। ये 5 प्रकार के सोपान दिए हैं इकाई विधि के। किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये हर्बर्ट के द्वारा दिए गए सोपान हैं। याद रखिएगा 5 सोपानों को। रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। याद रखिएगा, रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ हुआ था, तो ये 1963 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमिक अनुदेशन विधि का प्रयोग 1963 में आरंभ हुआ था। पर्यवेक्षक अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा 8 व विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की परिभाषा। यहाँ पर देखिए जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये बाइनिंग एवं बाइनिंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यहाँ परिभाषा दी गई है। ये सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है, तो ये एलेन के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रत्यक्ष विधि में बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। याद रखिएगा, जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा को सीखता है। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, इसमें द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। किसमें, व्याकरण अनुवाद विधि में। दलीय शिक्षण पद्धति का आरंभ हुआ तो कहाँ से हुआ था, तो ये अमेरिका से हुआ था। याद रखिएगा, दलीय शिक्षण पद्धति का जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है तो ये 5 से 10 विद्यार्थी का होता है। याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में जो कक्षा का आकार होगा वो 5 से 10 विद्यार्थी का होगा। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा का आकार होता है तो साधन के रूप में होता है। शिक्षण प्रक्रिया में जो कक्षा का आधार होता है वो एक साधन के रूप में होगा। किस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो वह प्रत्यक्ष विधि। याद रखिएगा, इस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विधि को, प्रत्यक्ष विधि को। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है, तो व्याख्यान विधि के बारे में पूछा गया है तो कौन होगा केंद्र बिंदु, यहाँ पर अध्यापक होगा। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है तो ये व्याकरण में किया जाता है। याद रखिएगा, आगमन विधि का जो अधिकांश प्रयोग किया जाता है वो व्याकरण में किया जाता है। शिक्षण में अधिगम विधि में छात्र सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। जो निगमन विधि है इसमें किस ओर अग्रसर होंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होंगे, और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होंगे छात्र। याद रखिएगा, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के द्विकालखंड योजना में सिप्सन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाया है, तो इन्होंने 60 मिनट की योजना बनाया है। कितने मिनट की, 60 मिनट की योजना बनाया है सिप्सन ने। याद रखिएगा,
परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधरने की प्रेरणा देने वाली यह उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकांकीपन दूर होता है और शिक्षक में गुणात्मक वृद्धि होती है। उपरोक्त परिभाषा किस शिक्षण पद्धति से संबंध है? तो ये दल शिक्षण विधि से संबंध है। याद रखिएगा, जो परिभाषा दी गई है ये किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? तो ये दल शिक्षण विधि से संबंधित परिभाषा है। आगे बढ़ेंगे। इस विधि में निर्देशन में छात्र अध्ययन करते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशन करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षक अध्ययन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यहाँ पर आपको बताना है परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये क्लार्क और स्टार के द्वारा दी गई परिभाषा है। आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आगमन प्रणाली के बारे में पूछा गया है, तो पहले क्या दिए जाएंगे? छात्रों को उदाहरण दिए जाएंगे और बाद में उसे नियम बताए जाएंगे या फिर नियम दिए जाएंगे। चलिए, निगमन प्रणाली को कहते हैं, तो निगमन प्रणाली को प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसने वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो यह जॉन कमीनियस के द्वारा की गई थी। भारतीय पाठ योजना जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है उस पर प्रभाव है, तो इस पर प्रभाव किसका है? ब्रिटिश उपागम का है। याद रखिएगा, भारतीय पाठ योजना जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है उस पर प्रभाव ब्रिटिश उपागम का है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनः नियोजन का जो समय होता है वो कितना मिनट का होता है? तो वो 5 से 10 मिनट का होता है। सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये मैक्लोज या अनवीन के द्वारा दी गई परिभाषा है। इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्ति सामंजस्य हो जाता है। यह जो इकाई विधि की परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये कुक के द्वारा दी गई परिभाषा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है बी.एफ. स्किनर अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण, याद रखिएगा बी.एफ. स्किनर आपका राइट आंसर होगा। इकाई किस समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं का अध्ययन करती है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉमस एम रिस्क के द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये बिसिंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। भाषा विज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। याद रखिएगा, जो भाषा विज्ञान का मूल्यांकन होता है वो लिखित रूप में भी होता है और मौखिक रूप में भी होता है। लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से होता है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, किसकी होगी? बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ने में होगी। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, यहाँ पर देखिए भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल के बारे में पूछा गया है, तो वो है दो कौन कौन से? बोलना और लिखना, ये दोनों ही अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं भाषा के। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो वो है साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन का उद्देश्य क्या है? तो एक गहन अर्थ ग्रहण करना है। याद रखिएगा, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य गहन अर्थ ग्रहण करना है। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। यहाँ विचार किसका है? तो यहाँ पर जो विचार है ये वाइगोत्स्की का विचार है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। यहाँ विचार किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ विचार चोम्स्की का है। समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा रिक्त स्थान होता है, तो ये स्थायी होता है। याद रखिएगा, समस्या समाधान विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। यहाँ प्रयोजन विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये बेलार्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? प्रयोजन विधि की बेलार्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है।
किस विधि को सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है समवाय विधि। याद रखिएगा, समवाय विधि को सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि के अंतर्गत अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है? तो वो है डाल्टन विधि। याद रखिएगा, डाल्टन विधि के अंतर्गत अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। किस विधि को अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है भाषा संसर्ग विधि। याद रखिएगा, भाषा संसर्ग विधि को अव्याकृति विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कराते हुए शिक्षक करवाता है? तो वह है शब्दार्थ विधि या फिर इसे अर्थबोध विधि भी कहते हैं। याद रखिएगा, शब्दार्थ विधि या फिर अर्थबोध विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ कराते हुए शिक्षण करवाता है। खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है? तो वह है वाद विवाद प्रतियोगिताएं। याद रखिएगा, खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी जो विधि होगी वो वाद विवाद प्रतियोगिता विधि होगी। कथन विधि, प्रवचन विधि, चोक तथा वार्ता विधि किस विधि को कहा जाता है? तो यह व्याख्यान विधि। याद रखिएगा, व्याख्यान विधि को कथन विधि, प्रवचन विधि, चोक तथा वार्ता विधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस विधि में भाषा शिक्षण के उद्देश्य अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है? तो वह है किंडरगार्टन विधि। याद रखिएगा, इस विधि में भाषा शिक्षण के उद्देश्य अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण और सृजन शक्ति का एक साथ विकास होता है। कौन सी विधि में? किंडरगार्टन विधि में। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? तो ये व्याख्या विधि है। याद रखिएगा, शब्दार्थ विधि का जो विकसित रूप होगा वो व्याख्या विधि होगा। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो वो है प्रोजेक्ट विधि। याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट विधि है ये छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। कौन सी शिक्षण पद्धति, कौन सी शिक्षण विधि? प्रोजेक्ट विधि। चलिए, भाषा शिक्षण की किस विधि में भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो है प्रत्यक्ष विधि। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं। व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष पर होगा व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल। चलिए, किस विधि से पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? तो वो है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि से पढ़ाने पर पद्य के गुण और दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। वो कौन सी विधि है? समीक्षा विधि है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा बेहतर विधि कौन सी है? तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षा जो बेहतर विधि होगी वो आगमन विधि होगी। नाट्य शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है नाटक का मंचन। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो नाटक का मंचन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो वो है चित्र वर्णन। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका होता है चित्र वर्णन। प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? तो वो है कहानी। कहानी सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है? तो वो है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाना। ये रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव प्राप्त करते हैं परिवार व समाज से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करेंगे? परिवार व समाज से। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो वह साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरण के नियम सिखाना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग किस पर हुए हैं? तो ये चिंपांजी और वानरों पर हुए हैं। याद रखिएगा, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन जो प्रयोग हुए हैं वो किस पर हुए हैं? चिंपांजी और वानरों पर हुए हैं। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये समृद्ध भाषिक वातावरण है। जैसा कि इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे, भाषा सीखने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो समृद्ध भाषिक वातावरण है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? तो जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है वो सांकेतिक होता है। जिस क्रिया में यहाँ पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यह क्रिया कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया निदानात्मक कार्य कहलाती है।
व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो वो विधि है विषय का अभ्यास। याद रखिएगा, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि विषय का अभ्यास है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि, यहाँ पर देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि के बारे में पूछा गया है तो वो है व्याख्या प्रणाली। मारिया मॉन्टेसरी हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं तो ये इटली की हैं। ये एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। कौन? मारिया मॉन्टेसरी। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है तो कहानी शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो बालकों का मनोरंजन करना होगा। कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, यहाँ पर देखिए नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है तो वो है कक्षा अभिनय विधि। ये नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। मापन किया जाता है तो ये वार्षिक परीक्षाओं में मापन किया जाता है। याद रखिएगा, मापन वार्षिक परीक्षाओं में किया जाता है। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ पर जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है तो ये NCERT के अनुसार दिया गया कथन है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए तो ये जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक चलती रहनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर देखिए मुख्य उद्देश्य पूछा गया है निदानात्मक परीक्षण का, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। मारिया मॉन्टेसरी विधि कितने वर्षों के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है तो यह है 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक। याद रखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी विधि 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी विधि में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा तो इन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? कर्मेंद्रीय शिक्षण, ज्ञानेंद्रीय शिक्षण, भाषा और गणित। ये 4 भागों में बांटा पाठ्यक्रम को मारिया मॉन्टेसरी ने। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभक्त इकाई में मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या? यहाँ पर देखिए प्रमुख विशेषता बताना है तो क्या होगी प्रमुख विशेषता? प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन करना। याद रखिएगा, विभक्त इकाई में मूल्यांकन की जो प्रमुख विशेषता होगी वो प्रत्येक इकाई के पश्चात मूल्यांकन करना होगी। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है तो वो है खेल विधि। याद रखिएगा, अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु जो सर्वाधिक उपयोगी विधि होगी वो खेल विधि होगी। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह कौन सा है तो वह है मौखिक भाषा। याद रखिएगा, मौखिक भाषा आपका राइट आंसर होगा। रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। पद्य शिक्षण विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है तो ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है कि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है तो यह मॉन्टेसरी द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का जो प्रतिपादन किया गया है वो मॉन्टेसरी द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो ये किलपेट्रिक के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा इसके बारे में कि प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रतिपादन किया गया वो किलपेट्रिक के द्वारा किया गया था। डाल्टन शिक्षण पद्धति या फिर योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है तो यह है माध्यमिक स्तर। याद रखिएगा, योजना शिक्षण पद्धति माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है तो भाषा के शब्द प्रयोग के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। यहाँ प्रयोजन विधि की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये स्टीवेसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रणेता है तो वह है B.F. स्किनर। याद रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के जो प्रणेता होंगे वो B.F. स्किनर होंगे। किस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है तो वह है भाषा संसर्ग विधि। याद रखिएगा, इस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि में? भाषा संसर्ग विधि में। साहचर्य विधि में भाषा की इकाई माना है तो वह है शब्द को। याद रखिएगा, साहचर्य विधि में जो भाषा की इकाई माना है वो किसको माना है? शब्द को माना है।
रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है, तो ये प्राथमिक स्तर पर है। जो रसास्वादन विधि है इसका प्रयोग सर्वाधिक किस स्तर पर होगा, तो ये प्राथमिक स्तर पर होगा। प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि, ये अमनोवैज्ञानिक लिखा हुआ है, प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है, तो वो कौन सी विधि होगा, सूत्र विधि होगा। भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है, तो यह व्याकरण में भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण में उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि से जिस प्रणाली विधि के दोष स्वयं दूर हो जाते हैं वो है व्याकरण अनुवाद प्रणाली। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि से किस प्रणाली विधि के दोष स्वयं दूर हो जाते हैं, तो वो है व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोष स्वयं दूर हो जाते हैं। निगमन विधि उपयोगी है, तो ये उच्च कक्षाओं हेतु है। निगमन विधि उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। प्रयोग विधि व संयोग विधि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है, तो वह है आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण आगमन विधि के अंतर्गत आती है और आगमन विधि के अंतर्गत प्रयोग विधि और संयोग विधि होगा। तो याद रखिएगा, आगमन विधि आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पाठ्यपुस्तक विधि व सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है, तो यह है निगमन विधि। याद रखिएगा, व्याकरण शिक्षण में निगमन विधि आएगा और निगमन विधि के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक विधि व सूत्र विधि आएगा। तो याद रखिएगा, पाठ्यपुस्तक विधि व सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि के अंतर्गत आती है। श्रुत लेखन का उद्देश्य है, तो श्रुत लेखन का उद्देश्य है वर्तनी दोष दूर करना, ये श्रुत लेखन का उद्देश्य है। कविता शिक्षण की विधियां हैं, तो यहाँ पर जो प्रमुख विधियां हैं वो है गीत संगीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि और खंडान्वयन विधि। ये कविता शिक्षण की विधियां हैं, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सी विधि में पहले स्वर व्यंजन तथा मात्राओं का बोध कराया जाता है, तो वो है संश्लेषणात्मक विधि। याद रखिएगा, संश्लेषणात्मक विधि में पहले स्वर व्यंजन तथा मात्राओं का बोध कराया जाता है। इसमें कितनी विधियां होती हैं, संश्लेषणात्मक विधि की कितनी विधियां होती हैं, तो दो विधियां होती। पहली है अक्षर बोध विधि और दूसरी है ध्वनि साम्य विधि। याद रखिएगा, दो प्रकार की विधियां होती है संश्लेषणात्मक विधि में, पहली है अक्षर बोध विधि और दूसरी है ध्वनि साम्य विधि। अब बात करते हैं कि संश्लेषणात्मक विधि में भाषा सीखने का जो तार्किक क्रम है वो क्या है। तो पहले वर्ण सिखाया जाता है, बाद में शब्द सिखाए जाएंगे और उसके बाद में वाक्य सिखाए जाएंगे। ये भाषा सीखने का तार्किक क्रम है, इसको याद रखिएगा, पहले वर्ण फिर शब्द और फिर वाक्य। संश्लेषणात्मक विधि में भाषा सीखने का जो तार्किक क्रम है वो आपके सामने है, वर्ण शब्द और वाक्य। देखो और कहो विधि को हम क्या कहते हैं, तो इसे सहचर्य विधि कहते हैं। याद रखिएगा, देखो और कहो विधि को हम सहचर्य विधि भी कहते हैं। देखो और कहो विधि वाचन शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखिए, जो वाचन शिक्षण है उसके अंतर्गत विश्लेषणात्मक विधि आएगा और विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत देखो और कहो विधि होगा। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक विधि आपका राइट आंसर होगा। किस विधि में सर्वप्रथम शब्दों और वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है, तो वो कौन सी विधि होगी, वो विश्लेषणात्मक विधि होगी। इसमें सर्वप्रथम शब्दों का और वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है, कौन सी विधि में, विश्लेषणात्मक विधि में। चलिए, किस विधि में एक जैसे शब्दों की ध्वनियों के शिक्षण पर बल दिया जाता है, इसके बारे में आपको शुरू में ही बता चुका हूं। वह विधि ध्वनि साम्य विधि है। कुछ विद्वान ध्वनि वैज्ञानिक विधि और स्वन विधि, यहाँ पर देखिए स्वन लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वान ध्वनि वैज्ञानिक विधि या स्वन विधि भी कहते हैं। वह विधि कौन सी है, तो वह विधि ध्वनि साम्य विधि है। इसे ध्वनि वैज्ञानिक विधि और स्वन विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि को, ध्वनि साम्य विधि को। याद रखिएगा, किस विधि में शिक्षण द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, तो वो है वाचन विधि। याद रखिएगा, वाचन विधि में शिक्षण द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है। वाचन विधि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये अमेरिका से हुआ था। याद रखिएगा, वाचन विधि का जो प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका से हुआ था। त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है। त्वरित गति का मतलब होता है शीघ्रता। शीघ्रता से पढ़ना या फिर त्वरित गति से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है कौन सी विधि में, तो ये वाचन विधि में करवाया जाता है। याद रखिएगा, त्वरित गति से पढ़ने का जो अभ्यास करवाया जाता है वो वाचन विधि में करवाया जाता है। रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण किस विधि के भेद हैं, तो ये लेखन अनुकरण विधि के भेद। याद रखिएगा, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण ये दोनों किस विधि के भेद हैं, तो ये लेखन अनुकरण विधि के भेद हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। अनुकरणात्मक विधि के प्रकार है, तो अनुकरणात्मक विधि के कितने प्रकार है, दो है। पहला है उच्चारण अनुकरण विधि और दूसरा है रचना अनुकरण विधि। ये दो प्रकार है अनुकरणात्मक विधि के।
तो यहीं पर आज के आपके 150 प्रश्न समाप्त होते हैं, यानी कि 450 प्रश्न अभी तक हम आपको हिंदी पेडागोजी में करवा चुके हैं, जिसमें 150 प्रश्न आपको ये हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित मिले। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।